Hi kids, how are you all? Hope you are all fine. My name is Priya Vermani and I'm your social science teacher. So welcome back मेरे प्यारे प्यारे बच्चों. हम कर रहे थे चैप्टर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बच्चों. और हम इसमें आज आगे बढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर में. और अगर आप मेरे प्रीवियस सेशंस देखना चाहते हैं बच्चों तो प्लीज प्रेस दिस आई बटन. इस बटन को प्रेस करने से बच्चों आपको सभी प्रीवियस सेशंस मिल जाएंगे. और अगर आप प्रीवियस सेशन देखते हैं और उसको आज के सेशन के साथ कोरिलेट करते हैं तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. ओके बच्चा पार्टी. एंड एक इंपॉर्टेंट काम आपको करना है इज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म विच इज स्लेडो. ये काम करना अति आवश्यक है. ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, पीछे चलते हैं. फ्लैशबैक में हमने सीखा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में. सेक्टर क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, इनका मीनिंग, उसके बाद इनका इंटरडिपेंडेंस की क्या है, इन तीनों में इंटरडिपेंडेंस, किस में ज्यादा ग्रोथ हुई, कौन ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, क्या शिफ्ट हुआ, प्राइमरी सेक्टर आया, फिर सेकेंडरी सेक्टर में लोगों का इंटरेस्ट बनने लगा, फिर टर्शरी सेक्टर में लोगों का इंटरेस्ट बनने लगा. ये सब कुछ हमने अपने प्रीवियस सेशंस में अच्छे से सीखा है. करेक्ट. तो चलो अब आगे बढ़ते हैं. अपने हथियारों को अपने साथ में रखो, अपनी एनसीईआरटी बुक, अपना पेंसिल, अपना पेन, अपना रजिस्टर, जो भी आपके पास है उसे साथ में लेकर चलो, क्योंकि जो भी मैं आपको बताती हूँ इंपॉर्टेंट उसे लिखो. लिखना बच्चों बहुत जरूरी है. राइट. जब हम लोग सिर्फ सुन रहे होते हैं तो हमारा माइंड कभी ना कभी, यार ह्यूमन नेचर है, हो जाता है कभी ना कभी हमारा माइंड जो है वो साइलेंट मोड की तरफ चला जाता है. लेकिन अगर हमारा हाथ और हमारा ये ब्रेन दोनों एक साथ काम करते हैं तो हमेशा एक्टिव रहते हैं. ओके तो प्लीज स्टार्ट विद योर पेन, पेंसिल एंड योर ग्रंथ विच इज एनसीईआरटी. डन. चलिए आगे बढ़ते हैं. इट इज हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. ये टॉपिक है आज का जिसे हमें स्टार्ट करना है. ठीक है तो चलिए. Okay, from the above discussion, we can see that there continues to be considerable underemployment in agriculture. हमने लास्ट सेशन में राइट अच्छे से डिस्कस किया था underemployment क्या होता है. ठीक है. Okay, there are also people who are not employed at all. Underemployment कर सकते हैं, they are able, लेकिन कर नहीं पा रहे अपनी पूरी पोटेंशियल से. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल एम्प्लॉयड है ही नहीं. In what ways can one increase employment for people? Let us look at some of them. Take the case of Lakshmi with her 2-hectare plot of unirrigated land. ये आंटी जी बैठी हैं, लक्ष्मी जी है ये. ओके इनके पास है 2-hectare plot of unirrigated land. ठीक है जी. The government can spend money or bank can provide a loan to construct a well for her family to irrigate the land. बच्चों इरिगेशन करेंगी तभी तो कुछ उस पर प्रोड्यूस करेंगी. अब गवर्नमेंट ही उसको कुछ पैसे दे सकती है. प्राइवेट सेक्टर तो आपको पता ही है. ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू आपको पैसा मिल सकता है जिसको आप स्पेंड कर सकते हो. लक्ष्मी विल देन बी एबल टू इरिगेट हर लैंड एंड टेक अ सेकेंड क्रॉप व्हीट ड्यूरिंग द रबी सीजन. बच्चों अगर गवर्नमेंट इसकी मदद करेगी ना राइट लक्ष्मी की, तो जरूर कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा उसके साथ. अगर गवर्नमेंट कुछ पैसा खर्चा करे बेटा, ठीक है, और साथ में बैंक अगर उसको लोन दे देता है तो कम से कम वो एक वेल कंस्ट्रक्ट कर सकती है ताकि वो इरिगेट करना शुरू करे अपनी लैंड को और क्रॉप जो है वो उगा सके अपनी लैंड पर. ठीक है, इतनी हेल्प अगर गवर्नमेंट उसकी कर देती है तो दैट्स परफेक्टली फाइन फॉर हर. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. So let us suppose that 1 hectare of wheat can provide employment for 2 people for 50 days. ठीक है, including sowing, watering, fertilizer, application and harvesting. ये सभी. So 2 more members of the family can be employed in her own field. Now suppose a new dam is constructed and canals are dug to irrigate many such farms. This could lead to a lot of employment generation within the agriculture sector itself, reducing the problem of underemployment application and harvesting. बच्चों अगर उस वो प्रोवाइड कर सकती है एम्प्लॉयमेंट 2 लोगों को और आगे 50 डेज के लिए. ठीक है, तो अगर ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, अगर एक नया डैम कंस्ट्रक्ट हो जाए,
ठीक है, और अगर वो अपनी फील्ड को अच्छे से इरिगेट कर सके तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो ये जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, ये अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सो 2 more members ऑफ द फैमिली कैन बी एम्प्लॉयड इन हर ओन फील्ड। ठीक है, 2 लोग और उसी की फैमिली से उसकी फील्ड में काम करने आ सकते हैं। ठीक है, 2 or more members of the family can be employed in our own field. Now suppose a new dam is constructed and canals are dug to irrigate many such farms. अगर यही काम ना सिर्फ लक्ष्मी जी की फार्म पर, बहुत सारी फार्म्स पर अगर हम क्या करें, नए नए डैम्स को कंस्ट्रक्ट करें या कैनाल्स को डग करें, तो इससे क्या होगा बच्चों, क्या होगा सोचो ना, लिखो अपने कमेंट सेक्शन में, जिसको मैं क्रिएटिव सेक्शन बोलती हूँ, लिखो क्या होगा उससे। उससे होगा बच्चों एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन, जो हम चाहते हैं, जो हमारा टॉपिक था कि कैसे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करें। ठीक है, विद इन द एग्रीकल्चर इटसेल्फ, विद इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इटसेल्फ। और अगर एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट कर रहे हो तो क्या होगा उससे बच्चों, ये जो प्रॉब्लम है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की, इसे हम कम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ सपोज लक्ष्मी, ठीक है, एंड अदर फार्मर्स प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर। पहले जितना वो उगाती थी, 2 नए मेंबर वो और ले आई, क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ी, उसका प्रोड्यूस उसका बढ़ गया। दे वुड ऑल्सो नीड टू सेल सम ऑफ दिस। बिल्कुल, अब इतना सारा सामान अगर पड़ा होगा तो उसे बेचना भी तो है, सिर्फ देखने के लिए थोड़ा ना होगा है, बेचना है मार्केट में। ओके, फॉर दिस दे मे बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स टू अ नियर बाय टाउन। अब उन्हें क्या चाहिए, उन्हें चाहिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ताकि अपने उगाए हुए उस प्रोड्यूस को वो एक्चुअली में मार्केट पे लेकर जाए और उसे बेचे और उसे प्रॉफिट हो। ठीक है, इफ द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दे, किस में बच्चों, किस में करेगी गवर्नमेंट इन्वेस्ट पैसा, गवर्नमेंट करेगी पैसा इन्वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन में, ना सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में, साथ ही साथ स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स पे भी, और मेक्स बेटर रूरल रोड। साथ में ही अगर रोड्स भी तो अच्छी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए। अगर बेटर रूरल रोड्स भी मिल जाए, ठीक है, छोटे छोटे, सो दैट मिनी ट्रक्स रीच एवरीवेयर, सेवरल फार्मर्स जैसे कि लक्ष्मी जी है, हु नाउ हैव एक्सेस टू वाटर, इरिगेशन मिल गया, कैन कंटिन्यू टू ग्रो एंड सेल दीज क्रॉप। ठीक है बच्चों, इरिगेशन मिला उन्हें, ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया, स्टोरेज बढ़िया, डैम कंस्ट्रक्ट हुआ, इरिगेशन प्रॉपर, तो क्या होगा, इससे प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी। दिस एक्टिविटी कैन प्रोवाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट टू नॉट जस्ट फार्मर्स। आपने देखा लक्ष्मी ने अपने 2 लोगों को और बुला लिया। ठीक है, ना सिर्फ फार्मर की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई, यहाँ पर उन्हें ट्रक ड्राइवर भी चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, स्टोरेज के लिए, वेयर हाउस के लिए भी कोई ना कोई बंदा चाहिए। तो क्या हुआ, ना सिर्फ फार्मर की एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हुई, और भी सर्विसेज है जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड है, ये सब, स्टोरेज फैसिलिटी है, इन सब में भी एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन हुई। ठीक है, चलिए यहां तक आपको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नाउ लक्ष्मीज नीड इज नॉट कन्फाइंड टू वाटर अलोन। अब उसे सिर्फ पानी नहीं चाहिए, ठीक है, उसे और भी चीजें चाहिए। टू कल्टिवेट द लैंड, उसे और क्या क्या चाहिए, सिर्फ पानी से उगा लोगे नहीं, आपको चाहिए सीड्स, आपको चाहिए फर्टिलाइजर्स, आपको चाहिए कुछ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स एंड पंप सेट्स टू ड्रॉ वाटर। ये सब कुछ चाहिए बच्चों, सिर्फ पानी ही सब कुछ थोड़ा ना हो जाएगा, डैम बना दिया, पानी मिल गया तो चलो प्रोड्यूस हो गया, नहीं, आपको क्या क्या चाहिए। शी ऑल्सो नीड सीड्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स एंड पंप सेट्स टू ड्रॉ वाटर। अब बीइंग अ पुअर फार्मर, शी कैन नॉट अफोर्ड मेनी ऑफ दीज। पुअर है बेचारी, कैसे अफोर्ड करेगी, नहीं कर सकती। सो शी विल हैव टू बोरो मनी फ्रॉम द मनी लेंडर्स। बिल्कुल, पैसा तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, एंड शी हैज टू पे अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मनी लेंडर से लेगी तो वो छोड़ दे थोड़ा ना, कोई भी नहीं छोड़ता। ठीक है, अगर पैसा दिया है तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वो चार्ज करेंगे ही करेंगे, करेक्ट है। सो इफ द लोकल बैंक्स गिव हर क्रेडिट एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर वो बैंक के, अब प्राइवेट अगर आप लोगे तो ऑफकोर्स हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। अगर लोकल बैंक उसे दे देता है और साथ में रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे देता है, तो अब क्या हो पाएगा, अब उसे जो है शी विल बी एबल टू बाय ऑल दीज थिंग्स, दैट इज सीड, फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा इन टाइम, और वो आराम से अपनी लैंड को कल्टीवेट कर सकती है। दिस मीन्स along with water we also need to provide cheap agriculture credit to the farmers for farming to improve। ना सिर्फ उनको वाटर चाहिए बच्चों, ना सिर्फ उनको वाटर चाहिए, उन्हें साथ में क्या चाहिए,
उन्हें चाहिए एग्रीकल्चर क्रेडिट, ना सिर्फ एग्रीकल्चर क्रेडिट बच्चों, चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट, ठीक है, चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट। इससे क्या होगा कि ये सभी इक्विपमेंट्स वो परचेज कर पाएगी और आराम से अपनी फार्मिंग को, अपनी प्रोडक्शन को वो इम्प्रूव कर पाएगी, ठीक है। तो हमने लक्ष्मी जी के बारे में कितना कुछ सोचा कि उनको क्या क्या चाहिए, उनको बहुत सारी चीजें, उन्हें पानी चाहिए था, हमने पानी दिया, और ये सब चीजें अगर उन्हें मिलेंगी तभी उनकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करेगी। हमने उनको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ी, स्टोरेज की जरूरत पड़ी, तो कहीं ना कहीं पैसा जो है वो इन सभी चीजों में उसे इन्वेस्ट करना होगा, तभी जो है वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाएगी, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी जी। ओके, सो अनदर वे by which we can tackle this problem is to identify, promote and locate industries and services in semi-rural areas, ठीक है। हमें कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह को जनरेट, प्रमोट करना होगा, बनाना होगा इन्हीं सेमी रूरल एरियाज में, वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे बी एम्प्लॉयड, जहां पर आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए। अनएम्प्लॉयड बैठे हैं बेचारे, घर का खर्चा भी नहीं उनका पूरा हो रहा, ठीक है। तो अगर आप ऐसी जगहों पर जाकर अगर आप फैक्ट्रीज बनाते हैं, प्रमोट करते हैं, तो ना सिर्फ आपका भी फायदा होगा, वहां पर रहने वाले बहुत सारे लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट देंगे, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, सपोज मेनी फार्मर डिसाइड टू ग्रो अरहर एंड चिकपी, सेटिंग अप अ दाल मिल, अगर आप वहां पर दाल मिल बना देते हैं, टू प्रोक्योर एंड प्रोसेस दीज एंड सेल इन द सिटीज इज वन सच एग्जाम्पल। ओके, अगर एक दाल मिल अगर आप वहां बना देते हैं तो सोचो कितनी इंप्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो इस दाल मिल के सेटअप होने से क्या होगा अल्टीमेटली, जो हमारा टॉपिक था, जो हम पढ़ रहे थे, इज टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट। ओके, सो ओपनिंग अ कोल्ड स्टोरेज, अगर आप कोल्ड स्टोरेज भी खोल देते हो, could give an opportunity for farmers to store their products like potatoes हैं, ठीक है, अनियन है, और फिर उनको वो बेच सकते हैं कहां पर, जहां पर अच्छा प्राइस उन्हें मिले। ओके, सो इन विलेजेस नियर फॉरेस्ट एरिया वी कैन स्टार्ट हनी कलेक्शन सेंटर्स वेयर फार्मर्स कैन कम एंड सेल देयर वाइल्ड हनी, ये भी एक बढ़िया तरीका है। सो इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू सेट अप इंडस्ट्रीज दैट प्रोसेस वेजिटेबल एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइक पोटैटोज, स्वीट पोटैटो है, राइस है, व्हीट है, टोमेटो है, फ्रूट्स है, जिनको आप मार्केट में बेच सकते हो अगर प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी मिल जाए ताकि ये खराब ना हो, ठीक है। तो ये सब अगर आप उन्हें देंगे तो ऑफ कोर्स उन्हें मदद मिलेगी। दिस विल बी प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रीज, कहां पर लोकेटेड है, जो कि सेमी रूरल एरियाज में अगर ये इंडस्ट्रीज जो है अगर आप बनाएंगे, ठीक है, एंड नॉट नेसेसरली इन द लार्ज अर्बन एरियाज, अगर आप सेमी रूरल एरियाज में इस टाइप की इंडस्ट्रीज को बनाएंगे, प्रमोट करेंगे, तो क्या होगा, उससे होगा हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। यही तो पढ़ रहे थे, कैसे करेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ऐसे होगी बच्चों एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। क्लियर है जी आपको? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। Do you know that in India there are about 200 million children in the school going age group? Out of this, only about 2/3 are attending school. ये मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है। कम से कम बच्चा पार्टी तुम्हारा एक ही काम है, खाओ पियो पढ़ो और सो जाओ, ठीक है। तो कम से कम पढ़ाई तो करो और स्कूल तो जाओ, स्कूल जाओगे तभी तो पढ़ाई अच्छे से होगी। एंड सी लाइक ओनली अबाउट 2/3 आर अटेंडिंग द स्कूल। कहाँ है वो 1/3 बच्चे? बच्चों पढ़ाई बहुत जरूरी है, एजुकेशन इज लिटरली मस्ट। ओके, तो आइए स्कूल अटेंड कीजिए अपने स्कूल को। द रेस्ट आर नॉट, दे मे बी एट होम और मेनी ऑफ दम मे बी वर्किंग एज चाइल्ड लेबरर्स, ठीक है। इफ दीज चिल्ड्रन आर टू अटेंड स्कूल वी विल रिक्वायर मोर बिल्डिंग्स, मोर टीचर्स एंड अदर स्टाफ। बच्चों अगर ये 1/3 बच्चे भी स्कूल आ जाएं तो क्या होगा, ज्यादा स्कूलों की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, स्टाफ चाहिए प्रॉपर। अगेन क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन, ठीक है। अ स्टडी कंडक्टेड बाय अ प्लानिंग कमीशन एस्टिमेट, क्या कहते हैं वो, क्या एस्टिमेट किया उन्होंने कहा कि नियरली 20 लाख जॉब्स कुड बी क्रिएटेड इन द एजुकेशन सेक्टर अलोन। तो बच्चा पार्टी जी, जो वो 1/3 वाले बच्चे हैं, प्लीज आप स्कूल अटेंड कीजिए। देखिए ना सिर्फ आपको एजुकेशन मिलेगी, साथ ही साथ इस एजुकेशन सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन भी होगा। तो आ जाओ वो 1/3 बच्चे, स्कूल अटेंड करो। ओके, सिमिलरली इफ वी आर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन, ठीक है, अगर हमें अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना है,
सो वी मे नीड मोर डॉक्टर्स, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स चाहिए होंगे, नर्सेस चाहिए होंगी, हेल्थ वर्कर्स चाहिए होंगे. अगर ज़्यादा डॉक्टर्स चाहिए तो अगेन एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो रहा है. ओके, टू वर्क इन द रूरल एरियाज, these are some ways by which job could be created, and we would also be able to address the important aspects of the development, जिसके बारे में बात की थी. बहुत बढ़िया तरीके से हमने डेवलपमेंट चैप्टर को किया है बच्चों, जरूर देखिएगा ये प्रीवियस सेशंस में. ओके, तो अगर बच्चों आप ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल अटेंड करें. हेल्थ लाइन में भी आप ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स अपॉइंट कीजिए, ताकि क्या होगा अल्टीमेटली ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पाटी जी. एवरी स्टेट और रीजन हैज पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन दैट एरिया. बिल्कुल, इट कुड बी टूरिज्म कह सकते हो, या रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री कह सकते हो, या हमारी नई सर्विसेज जैसे कि IT. सम ऑफ दीज वुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले तो क्या नहीं हो सकता. ठीक है, जहां पर गवर्नमेंट आ जाती है वहां पर फिर चीजें एक्चुअली में होने लग जाती है. इनकम का जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा बच्चों. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द सेम स्टडी बाय द प्लानिंग कमीशन. एक और स्टडी करी है जी प्लानिंग कमीशन ने. क्या कहा है उन्होंने कहा कि इफ द टूरिज्म सेक्टर को अगर इंप्रूव किया जाए, एवरी ईयर we can give additional employment to more than 35 lakh people. अगर ये टूरिज्म सेक्टर पे वर्क किया जाए ना तो 35 लाख पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है. ओके, वी मस्ट रियलाइज दैट सम ऑफ द सजेशन डिस्कस अबव would take a long time to implement. For the short time, we need some quick measures. Recognizing this, the central government in India recently made a law implementing the right to work. क्या किया है उन्होंने बच्चों, 1 मार्कर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, क्या किया है उन्होंने, दिया है राइट टू वर्क इन 200 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया. दिस इज कॉल्ड द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, नरेगा 2005. बच्चों इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आए इस चैप्टर में से ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसमें से आता ही आता है. ठीक है, दैट की सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है एक लॉ बनाया है, राइट टू वर्क इन 200 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया एज पर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005. याद कर लो, अभी याद कर लो, क्लास में ही याद कर लो, वही तरीका अपनाओ, 5 बार बोलो अपने दिमाग में, याद हो जाएगा और क्वेश्चन आएगा बच्चों. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे प्यारे बच्चों. तो क्या कहती है ये नरेगा 2005? बच्चों ध्यान से सुनना, इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट. पेंसिल उठाओ, एनसीईआरटी में मार्क करो, अंडरलाइन करो, लिख लो साइड में, इट इज इंपॉर्टेंट. ओके, तो चलो मेरे साथ साथ रीड करो. अंडर नरेगा 2005, ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ, एबल भी है और जरूरत भी है, ओके, एंड आर इन नीड ऑफ वर्क, हैव बीन गारंटीड 100 days, have been guaranteed 100 days of employment in a year by the government. Government देगी इनको 100 days की employment. Okay. If the government fails in its duty, अगर नहीं प्रोवाइड कर पाती गवर्नमेंट किसी भी रीजन से, ठीक है, to provide employment, it will give unemployment allowances. बच्चों अगर वो नहीं दे पाती है employment तो वो आपको देगी, गवर्नमेंट आपको देगी allowances, unemployment allowances to the people. The type of work that would in future help to increase the production from land will be given preference under the act. ठीक है, तो गवर्नमेंट बेटा प्रोवाइड करती है आपको गारंटीड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और अगर नहीं प्रोवाइड कर पाती तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी गवर्नमेंट देगी. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट बच्चा पार्टी, मैं पहले ही लिख रही हूं, क्वेश्चन आएगा. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. चलो अब कुछ पढ़ा दिया है आपको मैंने, ठीक है, तो क्यों ना अब अपने सेशन को इंटरैक्टिव बनाया जाए और इंटरेस्टिंग बनाया जाए. कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे और पढ़ लेंगे. ठीक है, चलो तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर है, देखिए. व्हाई डू यू थिंक नरेगा 2005 इज रेफर्ड टू एज राइट टू वर्क? अभी अभी जो मैंने आपको
प्रीवियस स्लाइड में जो मैंने आपको दिखाया वही है इसका आंसर कि नरेगा 2005 एक ऐसा लॉ है. इट इज अ लॉ which is implemented by the government of India in 200 districts of India, and it is referred to right to work because it guarantees 100 days of employment in a year by the government to all those who are able to work. 100 दिन की जो है एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी बच्चों. ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है राइट टू वर्क. क्लियर है बच्चा पार्टी? अभी अभी पढ़ा, बिल्कुल लास्ट अभी जो हम पढ़ रहे थे वो यही था, नरेगा 2005, एंड इट्स really important. Okay. Second question. Imagine that you are village head. चलो imagine करो. In that capacity, suggest some activities that you think should be taken up under this act that would increase the income of the people. चलो बच्चों चलते हैं किसी विलेज में और सोचो अपने आप को कि आप हो एक विलेज के हेड. ठीक है, अगर आप एक विलेज के हेड है तो कैसे इंक्रीज करोगे आप लोगों की इनकम को. ठीक है, अगर कुछ क्रिएटिव आंसर मन में आ रहे हैं तो उसको मन में मत रहने दो, लिखो कमेंट सेक्शन में, बताओ क्या करोगे आप एक विलेज हेड की तरह. मुझे लगता है अगर मैं होती ना विलेज हेड तो सबसे पहले मैं वहां का की प्रॉब्लम हो, ड्राउट की प्रॉब्लम है, उसे खत्म करूंगी. ठीक है, और ट्यूबवेल्स बनाऊंगी ताकि इरिगेशन की प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी ना हो. साथ ही साथ मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगी कि इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो हर एक के पास पहुंचे. और अगर कोई नेचुरल डिजास्टर है, फ्लड वगैरह है, तो उससे भी बचने के लिए कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई हम कोशिश कर सकते हैं ताकि जो है जो फ्लड वगैरह से हम कंट्रोल कर सकें. ठीक है, और हम कर सकते हैं कि लैंड मस्ट बी डेवलप, लैंड को हम डेवलप करें थ्रू नेचुरल फर्टिलाइजर्स या आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स की एग्रीकल्चर के लिए वो तैयार हो फार्मर्स के लिए ताकि वो काम कर सके. अगर मैं ये सभी चीजें उन्हें प्रोवाइड करूंगी बच्चा पार्टी तो क्या होगा, इनकम इंक्रीज वहां के लोगों की जरूर होगी. फर्ज बनता है एज अ विलेज हेड. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी तक हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं. ठीक है, अभी हम करने वाले हैं द थर्ड क्वेश्चन. ओके, हाउ वुड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस इफ फार्मर वर प्रोवाइडेड विद इरिगेशन एंड मार्केटिंग फैसिलिटी. बच्चों कैसे इंक्रीज होगी अगर आप फार्मर को इरिगेशन और मार्केटिंग फैसिलिटी दोगे तो ऑफ कोर्स बिल्कुल इनकम और एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगी. मार्केटिंग जो फैसिलिटीज है उससे क्या होगा, उनको एक बेटर एटमॉस्फेयर मिलेगा ताकि अपनी चीजों को, अपने प्रोड्यूस को, अपने वेजिटेबल्स को, अपने फ्रूट्स को, मिल्क प्रोडक्ट्स को उनको मार्केट मिलेगी और वो उन्हें बेच सकेंगे. तो इससे क्या होगा, अगर मार्केटिंग आप अच्छी देते हैं उनको तो ऑफ कोर्स इनकम तो उनकी जनरेट होगी, बेचेंगे वो ये सभी प्रोडक्ट्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी. तो मार्केट में एक्चुअली में जाकर वो बेचेंगे जब अपने ये प्रोडक्ट्स, तो ऑफ कोर्स उनकी इनकम जनरेट तो होगी ही होगी. साथ ही साथ अगर आप इरिगेशन भी देते हो, डैम कंस्ट्रक्ट करते हो, कैनाल्स को डग करते हो, इरिगेशन प्रॉपर देते हो, तो इसकी वजह से ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगी ही होगी, साथ ही साथ अंडर एम्प्लॉयमेंट भी खत्म होती है और इनकम को आप इंक्रीज कर सकते हो. तो बिल्कुल इरिगेशन और मार्केटिंग फैसिलिटीज अगर आप प्रोवाइड करवाते हो तो इससे इनकम और एम्प्लॉयमेंट तो इंक्रीज होगा ही होगा. ठीक है बच्चा पार्टी जी, सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. In what ways can employment be increased in urban areas? अर्बन एरियाज में ऐसा क्या करोगे एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने के लिए? बच्चों वहां के आप इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कीजिए, जैसे रेलवेज है, ठीक है, हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, तो ना सिर्फ यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होगा और साथ ही साथ डेवलपमेंट भी होगा. ठीक है, तो आप अर्बन एरियाज में ये काम कर सकते हो. साथ ही साथ आप यहाँ पर भी आप प्रमोट कर सकते हो कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को और उनको एंकरेज कर सकते हो टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बाय बैंक्स. ओके, साथ ही साथ आप यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म कीजिए. अगर आप एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करेंगे बच्चों और आप वोकेशनल कोर्सेज को भी स्कूल लेवल पर लेके आएंगे तो जो बच्चे नहीं है अच्छे पढ़ाई में, बच्चों हर एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं भी हो सकता, कोई बच्चा ऐसा भी होता है जिसके अंदर कोई और हुनर होता है. ठीक है, तो हम वोकेशनल कोर्सेज को भी इंट्रोड्यूस करें ताकि हर बच्चे का डेवलपमेंट हो सके. तो ये कुछ है जिससे हम एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं रूरल एरियाज में. ठीक है बच्चा पार्टी जी, मजा आया क्वेश्चन सॉल्व करके? चलो अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. पहले कुछ कंसेप्ट पढ़ लेते हैं. ठीक है, चलिए बच्चा पार्टी जी आगे बढ़ते हैं. ओके, चलो अब हम डिवीजन सीखते हैं सेक्टर्स की. ठीक है, पहला जो डिवीजन आपके सामने आ रहा है वो है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड. बहुत ही आसान है, आपको पता होगा इसके बारे में. मैं कुछ ब्रश अप कर देती हूँ, सुनिए. So let us examine another way of classifying activities in the economy. This look at the way people are employed. What are their conditions of work?
आर देयर एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर फॉलोड एज रिगार्ड देयर एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, जानना चाहते हो बच्चों की डिवीजन कैसे होती है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में? जानना चाहते हो? चलो पढ़ते हैं आगे. ओके, देखिए आपके सामने एक फिगर आ रही है जिसमें दो लोग हैं, कांता जी है, एक कमल जी है. कांता कैसी है? कांता काम करती है. कांता वर्क्स इन एन ऑफिस. शी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 to 5:30. She gets her salary regularly at the end of the every month. In addition to the salary, she also gets provident fund as per the rules laid down by the government. She also gets medical and other allowances. Kanta does not go office on Sundays. This is a paid holiday. When she joined work, she was given an appointment letter जिसमें ये सारे terms and conditions को properly state किया गया. ठीक है, चलिए ये तो पूरी कहानी थी हमारी कांता जी की. ठीक है, सब कुछ बढ़िया तरीके से ऑल ऑर्गेनाइज्ड. चलिए इसके बाद आ रहे हैं हमारे कमल जी. कमल जी कौन है? कमल जी है कांता के ही नेबर. He is a daily wage laborer in a nearby grocery shop. He goes to the shop at 7:30 in the morning and works till 8 p.m. in the evening. He gets no other allowances apart from his wages. He is not paid for the days he does not work. He has therefore no leave or paid holidays, nor was he given any formal letter saying that he has been employed in the shop. He can be asked to leave any time by his employer. ये थी कंडीशन हमारे कमल जी. अब कांता जी का सब कुछ ऑर्गेनाइज था. टाइम पर सैलरी मिलती थी, पेड हॉलीडेज भी थी. ठीक है, टाइम प्रॉपर टाइम उनका डिस्क्राइब किया गया. अब जब उनको अपॉइंट किया गया प्रॉपर उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया. ठीक है, और उनको ऐसे ही नहीं निकाल सकते. प्रॉपर बॉन्ड उनके साथ साइन किया गया, अपॉइंटमेंट लेटर उनको इश्यू किया गया. जिस तरीके से गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंगली उनको पैसे वैसे मिलते थे. ठीक है, इन कंट्रास्ट कमल जी जो थे एक डेली वेज लेबरर थे. ठीक है, उनका कोई टाइम फिक्स नहीं था, ओवर टाइम का कोई चार्ज नहीं मिलता था, कोई उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला. ठीक है, और कोई उनको एक्स्ट्रा ड्यूज कुछ नहीं मिलता था. अगर वो काम पे नहीं आता था तो पैसे कट जाते थे. तो कुछ भी ऐसे ऑर्गेनाइज नहीं था. एवरीथिंग वाज अनऑर्गेनाइज्ड. ये दो तरीके के आपको मैंने समझाए. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो कांता वर्क्स इन दी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ठीक है, कांता कहाँ काम करती थी बच्चा पाटी जी? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करती थी. ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कवर्स दोज एंटरप्राइजेस और प्लेसेस ऑफ वर्क जहां पर बच्चों टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रॉपर होते हैं, रेगुलर होते हैं. ठीक है, एंड देयरफॉर पीपल हैव अश्योर्ड वर्क. वहां पर क्या क्या मिलता है बच्चों? अश्योर्ड वर्क होता है. दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट. रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट के साथ एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस which are given in various laws such as Factories Act, Minimum Wages Act. फॉलो करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं. ठीक है, या पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, या आप कह सकते हो शॉप एंड एस्टैब्लिश्ड एक्ट एटसेट्रा. इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड. क्यों क्यों कहते हैं इसको ऑर्गेनाइज बच्चों? क्योंकि इसके अंदर कुछ फॉर्मल प्रोसेसेस है, प्रोसीजर है. ठीक है, और some of these people may not be employed by anyone but may work on their own, but they too have to register themselves with the government and they have to follow the rules and regulation. आपने देखा बच्चों, ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, यहाँ पर कुछ भी वेग टर्म्स नहीं है. सब कुछ सिस्टम प्लान है एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट है. ऑर्गेनाइज्ड है. ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड कुछ भी नहीं है. सब कुछ रेगुलर तरीके से मिलता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपर्ली फॉलो किया जाता है. दिस इज द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ठीक है, जहां पर हमारी कौन काम करती थी? अभी जिनके बारे में हमने पढ़ा, हमारी कांता जी जहां पर काम करती थी. ठीक है, अभी हमने दो लोगों के बारे में बात करी थी ना, तो कांता जी यहाँ काम करती थी. ठीक है, चलिए ओके, मूविंग ऑन. वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. अब क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के वर्कर्स को? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जनरेट होता है. क्या क्या मिलता है उन्हें? उन्हें मिलता है सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. बहुत बड़ी बात है. ठीक है, दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स. उनके काम करने के घंटे तक फिक्स्ड है. इफ दे वर्क मोर, अगर ज्यादा काम करेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा? ओवर टाइम मिलेगा. एंड दे ऑल्सो गेट सेवरल बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर. क्या किस टाइप के बेनिफिट्स मिलते हैं उन्हें? दे गेट पेड लीव. बहुत बड़ी बात है ये. पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेचुटी मिलता है, एंड दे आर सपोज टू गेट दोज मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलते हैं अंडर द लॉ. जैसे फैक्ट्री मैनेजर हैज टू इंश्योर फैसिलिटीज लाइक
प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर एंड सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट, ठीक है। व्हेन दे रिटायर उनको साथ में साथ पेंशन मिलता है। देखो साथ जब काम कर रहे हैं तब भी बेनिफिट मिलता है, जब काम नहीं कर रहे हैं रिटायर हो गए तो उनको पेंशन के रूप में आगे उनकी जो है वो खुद भी सिक्योर है और उनकी फैमिली भी सिक्योर है, ठीक है। तो कितना बढ़िया तरीके से सब कुछ मिल रहा है उनको, सिक्योरिटी मिल रही है, फिक्स नंबर ऑफ आवर्स मिल रहे हैं, ओवर टाइम भी मिल रहा है, ठीक है, पेड हॉलीडेज भी मिल रही हैं, मेडिकल बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, प्रॉपर फैसिलिटीज है, ड्रिंकिंग वाटर, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, पेंशन, सब कुछ यहाँ इस ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलता है, ठीक है। चलिए नाउ अब दूसरे सेक्टर पे आ जाते हैं, अनऑर्गेनाइज, जहां हम काम करते थे हमारे कमल जी। इन कंट्रास्ट कमल वर्क्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। कहां काम करता था बच्चा पाटी जी? The unorganized sector is characterized by small and scattered units which are largely outside the control of the government. ठीक है, गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर है। There are rules and regulation but these are not followed. ठीक है, jobs here are low paid. ठीक है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है, and they are often not regular. And there is no provision for overtime, paid leave, holidays, लीव ड्यू टू सिकनेस, ये कुछ भी नहीं मिलता। इवन उनकी एम्प्लॉयमेंट तक सिक्योर नहीं है। पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीजन, उन्हें ऐसे ही निकाल दिया जाता है, ठीक है। व्हेन देयर इज लेस वर्क सच एज ड्यूरिंग सीजन सम पीपल में आस्क्ड टू लीव। उनको अगर काम धंधा तो अभी है नहीं, सीजन तो चल नहीं रहा, चलो घर पे बैठो। अ लॉट डिपेंड्स ऑन द whims ऑफ द एम्प्लॉयर. This sector includes a large number of people who are employed on their own doing small jobs such as selling on the street hai, or doing repair work hai. Similarly, farmers work on their own and hire laborer as and when they require. तो बच्चों यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है उनको, जैसा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। कोई उनकी रेगुलर सैलरी नहीं है, फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं है, ठीक है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो यहाँ पर जो है बड़ी मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ता है। जो है अगर ओवर टाइम तो ले लेते हैं लेकिन पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब परेशानियां हैं कुछ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मैंने आपको ये डिवीजन समझा दिया। मैंने कहा था ना कुछ पढ़ लो, उसके बाद दोबारा से क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ हम करते हैं सॉल्व इन क्वेश्चंस को। ओके, तो आपके सामने आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इसमें मेरे को आप लोगों का साथ चाहिए, अपने क्रिएटिव बॉक्स में इसका आंसर्स मेरे साथ साथ दो। ओके, मेडल लेना है ना? चलो आंसर करो क्रिएटिव बॉक्स में। फर्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स, व्हिच ऑफ दीज आर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एक्टिविटीज। कौन से है इसमें से अनऑर्गेनाइज्ड? ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट, अ टीचर टेकिंग क्लासेस इन अ स्कूल। बच्चों ये तो ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, प्रॉपर्ली मिलती है टीचर को, सो दिस इज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। मैं ओ लिख रही हूं यहां पर, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड। ओके, सेकंड, a head load worker carrying a bag of cement on his back in a market. So बच्चों ये आ रहा है, एग्जाम्पल है हमारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का, ठीक है। A farmer irrigating her field, बच्चों ये भी आ जाता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, ठीक है। कुछ भी फिक्स नहीं है, कोई रेगुलर उसकी इनकम नहीं है, कुछ भी नहीं, ठीक है। ओके, अ डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल ट्रीटिंग अ पेशेंट। बच्चों ये तो है ऑर्गेनाइज सेक्टर, प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से जो है वो एम्प्लॉयमेंट होती है यहाँ पर। अ डेली वेज वर्कर या लेबरर वर्किंग अंडर अ कॉन्ट्रैक्टर। डेली वेज लेबरर है बच्चों, तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। बिल्कुल साथ साथ आंसर कर रहे हो ना कमेंट सेक्शन में, मैं चेक कर रही हूँ जो मुझे आंसर कर रहा है, मेडल भी साथ साथ मिल रहा है उसको। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो और आंसर मेरे साथ साथ ही दो। A factory worker going to work in a big factory. अब एक big factory है तो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ वहां पर फॉलो किया जाता होगा, ठीक है। सो अगेन इट इज अ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ओके, अ हैंडलूम वीवर वर्किंग इन हर हाउस, इन हर ओन हाउस। तो यहाँ पर कुछ ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जाते गवर्नमेंट की तरफ से, सो इट इज द एग्जांपल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। मजा आया ना? बहुत इंटरेस्टिंग था। इसमें हमने क्या सीखा अबाउट द डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्लियर है? टॉक टू समवन हु हैज अ रेगुलर जॉब इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनदर हु वर्क्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर।
कंपेयर करो, कंट्रास्ट करो उनकी वर्किंग कंडीशंस को। बच्चों अभी जो हमने पूरा कंसेप्ट पढ़ा ये उसी का पूरा समरी है। हमें दोनों के जो है वो वर्किंग कंडीशंस को कंपेयर करना है। लिखो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, समझा था ना, अभी सुना था आपने, अच्छे से समझ लिया था ना, तो लिखो इसका आंसर आपके क्रिएटिव बॉक्स में। ठीक है, क्या कंपैरिजन है बच्चों? अगर मैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करती हूँ तो वहां पर बढ़िया सैलरी, ठीक है, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स मिलती है आपको, फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं आपके, यू गेट पेड हॉलीडेज, ठीक है, प्रॉपर प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा, ग्रेचुटी, सब कुछ मिलता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पुअर सैलरी है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जाता है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होते हैं, और अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो उसका कोई पेमेंट आपको नहीं मिलता है, कम छुट्टियां मिलती हैं, ठीक है, और जो ये बेनिफिट्स होते हैं थ्रू एम्प्लॉयर, प्रोविडेंट फंड हुआ, ग्रेचुटी हुआ, पेंशन हुआ, ये सब कुछ नहीं मिलता। तो ये है दोनों का कंट्रास्ट ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। ठीक है जी, क्लियर है अच्छे से? चलिए अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन जैसा ही है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं, तो ये क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए होमवर्क। इसको अपनी नोटबुक में आपने करना है प्रॉपर तरीके से। एक तरफ आप लिखेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर, सारे पॉइंट्स को मेंशन करेंगे, फिर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर और वहां पर भी सभी पॉइंट्स को मेंशन करेंगे जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप कि मेरा हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करेगा अपनी नोटबुक्स में। तो इसको आपको एक्चुअली करके देखना है खुद से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चा पार्टी जी। ओके, अब आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको आ रही है टेबल 2.3 बच्चों, जहां पर आपको वर्कर दे रखे हैं, सेक्टर दे रखे हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और उनका टोटल भी दे रखा है। द टेबल बिलो shows the estimated number of workers in India in the organized and unorganized sector. इस टेबल को ढंग से पढ़िए और इस मिसिंग डेटा को और क्वेश्चंस को आंसर कीजिए। ओके, तो आप देखो इस टेबल को पहले हम पूरा अच्छे से पढ़ते हैं और इसका मिसिंग डेटा जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, आप देखिए टोटल आपको दे रखा है 242 बच्चा पार्टी जी। ठीक है, टोटल आपको दे रखा है 242 प्राइमरी सेक्टर का, 242, जिसमें से 2 है ऑर्गेनाइज्ड में बच्चों। सो अनऑर्गेनाइज्ड में मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 240। ठीक है, यूज योर मैथ्स कंसेप्ट्स, माइनस करो आ जाए। ठीक है, अब आप देखो सेकेंडरी सेक्टर में ऑर्गेनाइज में है 9, अनऑर्गेनाइज में 54, टोटल आ रहा है 63, टर्शरी में 17, 76, 93। क्लियर है? चलिए, ऑर्गेनाइज्ड का आपको तीनों सेक्टर का टोटल दे रखा है 28, और अनऑर्गेनाइज्ड का जो टोटल आएगा वो आएगा 370, और इनका टोटल जो आने वाला है वो आने वाला है बच्चों 398। अब परसेंटेज दे रखी है आपको। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। What is the percentage of people in the unorganized sector in agriculture? बच्चों एग्रीकल्चर मतलब प्राइमरी सेक्टर की बात कर रहा है ना, प्राइमरी सेक्टर की बात कर रहा है ना। तो बताओ बच्चों कितनी होगी परसेंटेज यहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की? ओके, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की कैसे निकालेंगे बच्चों? इसका जो कैलकुलेशन है वो है 240 है और इसका टोटल है 370। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो आपकी परसेंटेज निकल जाएगी। इट विल बी अबाउट 64.86%। ठीक है, तो ये थी परसेंटेज ऑफ पीपल इन दी एग्रीकल्चर। ओके बच्चा पार्टी जी, सो डू यू एग्री दैट एग्रीकल्चर इज एन ऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटी? वाई? बिल्कुल बच्चों, एग्रीकल्चर एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही है। क्यों है अनऑर्गेनाइज यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो प्रॉपरली नहीं किया जाता, एज पर द वेजेस, एज पर द सैलरी। अगर आप कहो कोई वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है, कोई पेड लीव नहीं है, ठीक है, तो आप एग्रीकल्चर को बिल्कुल कह सकते हो कि ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। इफ यू लुक एट द कंट्री एज अ होल, अगर आप एज अ होल पूरी कंट्री की बात करते हो बच्चा पार्टी जी, वी फाइंड दैट dash percentage of workers in India are in the organized sector and are in the unorganized sector, and organized sector employment is available to only about dash percentage of the workers in India. आंसर करो बच्चा पार्टी जी, मुझे इसका आंसर आप लोगों से चाहिए। इसको कैलकुलेट करो, मैं देख रही हूँ क्रिएटिव बॉक्स में आप आंसर दे रहे हैं बच्चा पार्टी जी, निकालो इसको, बिल्कुल कोशिश करो
क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि कितने परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हैं इंडिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और ऑर्गेनाइज सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट इज अवेलेबल टू ओनली अबाउट दैट परसेंटेज ऑफ वर्कर्स। तो बच्चों इसको आप कैलकुलेट करो, ये है आपका होमवर्क, इसे आप ट्राई करना। मैं आपको इसका आंसर फिर भी बता देती हूँ, ठीक है, कि इसका आंसर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का और ऑर्गेनाइज सेक्टर का। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का आएगा बच्चों 93% के अराउंड, और इसका आंसर आएगा बच्चों ओनली 7% के अराउंड। ठीक है बच्चा बेटी जी, इसको ट्राई करना, ये आपका होमवर्क है, और मुझे इसका आंसर आप क्रिएटिव बॉक्स में बताओगे कि आपने कैसे इसको निकाला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन आंसर तो खत्म हो गए, अब हम कुछ और आगे बढ़ते हैं। ओके, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। बच्चों कैसे प्रोटेक्ट करेंगे वर्कर्स को इन दी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? The organized sector offers jobs that are most sought after, but the employment opportunity in the organized sector have been expanded very slowly. लेकिन ये जो employment opportunity है organized sector की, ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से expand जो है वो नहीं कर पा रहा, थोड़ा सा slow है. Okay, and it is also common to find many organized sector enterprises in the unorganized sector. क्यों? They adopt such strategies to evade taxes and refuse to follow laws that protect laborers. ठीक है, वो फॉलो ही नहीं करते प्रॉपर तरीके से लॉज को। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर फोर्स्ड टू एंटर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जॉब्स। बच्चों बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रॉपर रूल्स को फॉलो ही नहीं करते, ऑल्दो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं लेकिन तब भी नहीं फॉलो करते। ठीक है, और उनको बहुत ही कम सैलरी पे की जाती है। They are often exploited and they do not get a fair wage. गलत है। Their earnings are low and not regular. These jobs are not secure and have no other benefits. बच्चों इनकी जॉब ना तो सिक्योर होती है और उनको किसी भी तरीके की कोई बेनिफिट्स जो है वो नहीं मिलती। तो कैसे हम प्रोटेक्ट करें ऐसे वर्कर्स को जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं? क्या करें उनके लिए हम? चलिए देखते हैं। Since the 1990s, it is also common to see a large number of workers losing their job in the organized sector. These workers are forced to take up job in the unorganized sectors with low earnings. इन्हें force किया जाता है unorganized sector में काम करने के लिए और साथ साथ बहुत ही कम पैसे पर। Hence, besides the need for more work, there is also a need for protection and support of the workers in the unorganized sector. Who are these vulnerable people who need protection? कौन है ये बेचारे दुखी वाले लोग जिनको ये protection चाहिए? In the rural areas, the unorganized sector mostly comprises of कौन है बच्चों? हैं landless agricultural laborers. कुछ ऐसे स्मॉल या कुछ ऐसे मार्जिनल फार्मर्स या कुछ ऐसे शेयर क्रॉपर्स या आर्टिजन्स, वीवर हैं, ब्लैक स्मिथ्स हैं, कारपेंटर है, गोल्ड स्मिथ्स हैं। आपको पता है नियरली 80% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड है इन इंडिया आर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी। दीज फार्मर नीड टू बी सपोर्टेड। इन्हें सपोर्ट चाहिए, उन्हें प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड करो। किस तरीके की? ताकि उन्हें वो अच्छे से काम कर सके। किस तरीके की फैसिलिटीज बच्चे? टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स, एग्रीकल्चर क्रेडिट, स्टोरेज फैसिलिटी एंड मार्केट आउटलेट्स। ये सभी फैसिलिटी अगर आप इन्हें प्रोवाइड करेंगे तो ये भी अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे बेचारे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, तो वी मस्ट गिव देम सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ दीज फैसिलिटीज ताकि वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाए। ठीक है जी, ओके बढ़ते हैं आगे। In the urban areas, unorganized sector comprises mainly of workers in the small scale industries. कुछ ऐसे कैजुअल वर्कर्स हैं कंस्ट्रक्शन एरिया में, ठीक है, या ट्रेड में, ट्रांसपोर्ट में, एंड दोज हु वर्क एज स्ट्रीट वेंडर्स हैं या हेडलोड वर्कर्स हैं, गारमेंट मेकर्स हैं, रैग पिकर्स हैं। ठीक है, ये सब लोग हैं, रहते अर्बन एरियाज में हैं लेकिन काम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही करते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑल्सो नीड गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट। बिल्कुल, जो अगर ये कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, अगर उनकी मदद कर दे गवर्नमेंट, तो मटेरियल में मदद कर दे या मार्केटिंग में मदद कर दे तो वो काम अच्छे से कर सकेंगे। कुछ ऐसे कैजुअल वर्कर्स हैं बच्चों, दोनों ही
रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, दोनों को ही प्रोटेक्शन की जरूरत है. एंड वी मे ऑल्सो फाइंड मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स एंड इवन बैकवर्ड कम्युनिटी एंड फाइंड देमसेल्फ इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ये सभी बच्चों जितने भी ये शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं या बैकवर्ड कम्युनिटी हैं, ये सब कहाँ आते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में. अब इनके साथ क्या क्या परेशानियां होती है बच्चों? ना सिर्फ देयर पे इज इररेगुलर, बहुत ही लो पेड वर्क होता है इनका, और इनको ना सिर्फ ये सब होता है, उनके साथ वो एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करते हैं, तो सब बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो जाता है. एंड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर इज दस नेसेसरी. अगर आप चाहते हो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक कंट्री की, तो ना सिर्फ आप ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ प्रॉपर उनको फैसिलिटी दो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को सपोर्ट देना भी फर्ज बनता है हमारी गवर्नमेंट का. इन्हें भी हमें प्रॉपर एडिकेट फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि ये लोग भी जो है वो प्रॉपरली फ्लरिश कर पाए. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी जी. ओके, अब एक और डिविजन्स पढ़ाती हूं आपको बच्चों, दैट इज सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. बच्चों ये एक और डिवीजन है. अभी हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, अब हम पढ़ रहे हैं डिवीजन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. Another way of classifying economic activities into sectors could be on the basis of who owns asset and is responsible for the delivery of services. बच्चों अब बारी आ रही है, in the public sector the government owns the most of the assets and provides all the services. So बच्चे हम लोग बात कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर की, जहां पर कौन जीत गया? Who rocks? Government rocks. ठीक है, ये सभी एसेट्स को ओ करती है और सभी चीजें, सभी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती है. ठीक है, तो पहला है हमारा पब्लिक सेक्टर और दूसरा क्या होगा? ऑफ कोर्स प्राइवेट सेक्टर. ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज. रेलवेज कह सकते हो या पोस्ट ऑफिस कह सकते हो, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं बच्चों? पब्लिक सेक्टर की, जहां पर सभी बातें किसकी मानी जाती हैं? गवर्नमेंट की. सभी पॉलिसीज जो है वो फ्रेम कौन करता है? गवर्नमेंट. ठीक है, जैसे कि टाटा आयरन है एंड स्टील कंपनी लिमिटेड है, टिस्को है या रिलायंस है, इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है, RIL आर प्राइवेटली ओन्ड. ये सारी कौन है? प्राइवेट सेक्टर. ओके, पोस्ट ऑफिस, रेलवेज जो है किसका एग्जाम्पल हो गया? हमारा पब्लिक सेक्टर का. ठीक है, रेलवेज बेटे ये एग्जाम्पल एक एक आपको जरूर आना चाहिए. पोस्ट ऑफिस हो गया, ठीक है, ये सब आते हैं हमारे पब्लिक सेक्टर में. और ये जो हमारा टिस्को हो गया, ठीक है, या ये कह सकते हो आपके ये जो रिलायंस है, ये सब क्या हो गया? हमारा प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज है. ठीक है, ओके. एक्टिविटीज इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव ऑफ टू अर्न प्रॉफिट. बेसिकली ये जो प्राइवेट सेक्टर वाले होते हैं, इनका मेन जो मोटिव होता है इज टू अर्न प्रॉफिट. यही डिफरेंस है पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में. पब्लिक सेक्टर में सभी चीजें किसके हाथ में? गवर्नमेंट के हाथ में. प्राइवेट सेक्टर में सभी चीजें किसके हाथ में? प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में. गवर्नमेंट काम करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, प्राइवेट कंपनी काम करती है टू अर्न प्रॉफिट. The example of public sector is railway, post office, and the example of private sector is this Tisco, Reliance, etc. Clear है आपको? Distinguish on the basis of ownership, that is public sector and private sector. बच्चों अच्छे से समझ आया आपको? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी जी. To get such services, we have to pay money to these individual and companies. The purpose of the private sector, the purpose of the public sector is not just to earn profit. अब पब्लिक सेक्टर का काम ना सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना होता है. गवर्नमेंट रेज मनी, गवर्नमेंट कहां से पैसे लेती है? थ्रू टैक्सेस एंड अदर वेज टू मीट द एक्सपेंसेस ऑन द सर्विसेज रेंडर्ड बाय इट. अब गवर्नमेंट सर्विसेज देती है, हम उन्हें टैक्सेस के रूप में पे करते हैं. ठीक है, मॉडर्न डे गवर्नमेंट स्पेंड अ होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज. What are these activities? Why do governments spend on such activities? Let's find out. There are several things needed by the society as a whole, but which the private sector will not provide at a reasonable cost. ठीक है, जहां पर प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं कर सकता, जहां पर प्राइवेट सेक्टर रीजनेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड नहीं कर सकता, वहां पर आ जाता है पब्लिक सेक्टर. ठीक है,
पब्लिक सेक्टर लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगा और रीजनेबल रेट पर भी, रीजनेबल कॉस्ट पर भी काम करेगा. So why some of these need spending large of money which is beyond the capacity of private sector. अब प्राइवेट सेक्टर जो है वो इतना ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करेंगे, इवन वो पैसे को कलेक्ट भी नहीं कर सकते. अब गवर्नमेंट को हम तो टैक्सेस के फॉर्म में पेमेंट तो दे देते हैं, ठीक है. सो ऑल्सो कलेक्टिंग मनी फ्रॉम थाउजेंड ऑफ पीपल हु यूज दिस फैसिलिटी इज नॉट इजी. गवर्नमेंट बोलेगी टैक्स दो, हम दे देंगे. अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल उठ के आएगा कि टैक्स दो, तो हम लोग नहीं देंगे. तो गवर्नमेंट के लिए ये पैसा इकट्ठा करना आसान है. ओके, so even if they do provide these things, they could charge a high rate for their use. ठीक है. अब ये जो प्राइवेट इंडिविजुअल होता है, सबसे बड़ी बात ये है कि हमेशा ही इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत ही हाई होता है, क्योंकि इनका मेन जो काम है वो है प्रॉफिट को अर्न करना. ठीक है. और जो ये पब्लिक सेक्टर होता है, गवर्नमेंट होता है, ये रीजनेबल कॉस्ट पे काम करता है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है. ठीक है जी, क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल्स किस तरीके के, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, रेलवेज हैं, हार्बर्स हैं, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी है, प्रोवाइडिंग इरिगेशन थ्रू डैम्स एटसेट्रा. ये सभी काम गवर्नमेंट करती है हमारे लिए. दस गवर्नमेंट हैव टू अंडरटेक सच हैवी स्पेंडिंग एंड इंश्योर दैट दीज फैसिलिटीज इज अवेलेबल फॉर एवरीवन. अब गवर्नमेंट कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती कि तुम यूज करोगे तुम नहीं करोगे, ऐसा नहीं होता. ठीक है. तो गवर्नमेंट ही ऐसी हैवी स्पेंडिंग कौन कर सकता है, गवर्नमेंट ही कर सकती है. और सबके लिए फैसिलिटी अवेलेबल हो, ये भी कौन कर सकती है, गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट हियर रॉक्स. ओके, सो देयर आर सम एक्टिविटीज व्हिच द गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट. द प्राइवेट सेक्टर में नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस अनलेस द गवर्नमेंट एनकरेजेस. अगर गवर्नमेंट का हाथ सर पे ना हो तो काम सही तरीके का नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल, सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन may push up the cost of production of industries. Many units, जैसे कि small scale units हैं, they have to shut down. Government here steps in producing and supplying electricity at rates which these industries can afford. So government has to bear that cost part. ठीक है. तो government अगर आपको support करती है, ठीक है, government अगर आपको अपना support देती है, तो आपके सारे काम जो है वो आराम से हो जाएंगे. ठीक है. ना सिर्फ वो अपना पैसे की मदद करती है, गवर्नमेंट चीजों को प्रॉपरली तरीके से भी कर सकते हैं. ठीक है. इतना सारा फंड कोई प्राइवेट इंडिविजुअल तो देगा नहीं, तो गवर्नमेंट के थ्रू ही ये सभी फंडिंग होती है. और अगर गवर्नमेंट ऐसा करेगी तभी जो है ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो प्रॉपरली काम कर पाएंगी, नहीं तो इन्हें एक्चुअली में बंद होना पड़ेगा. ठीक है. तो गवर्नमेंट ऐसे स्टेप ले ताकि इनिशिएटिव ले और उनको कुछ लोन फैसिलिटी दे, पैसे प्रोवाइड करे, ताकि ये सभी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी फ्लरिश करे. तो कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी गवर्नमेंट का. ठीक है बच्चा पार्टी जी. चलिए आगे बढ़ते हैं. सिमिलरली द गवर्नमेंट इन इंडिया. चलो, अगर गवर्नमेंट की बात कर रहे हो और अपने भारत के बारे में बात ना करें, अपनी कंट्री के बारे में बात ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता. सो द गवर्नमेंट इन इंडिया बाइज व्हीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर एट अ फेयर प्राइस. बिल्कुल एक फेयर प्राइस पे फार्मर से वो ले लेती है. दिस इट stores in the godowns and sell at a lower price to the consumer. Even वो स्टोर कर राशन शॉप्स के थ्रू लोगों को कम पैसे पर भी दे देती है. You have read about this in the chapter of food security. 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा बच्चे, जब गवर्नमेंट जो है इस कॉस्ट को बियर कर लेती है. ठीक है. इन दिस वे द गवर्नमेंट सपोर्ट्स किस तरीके के, फार्मर को भी और कंज्यूमर को भी. फार्मर को कैसे, क्योंकि वो फेयर प्राइस पे परचेज करती है ताकि फार्मर को भी बेनिफिट हो, और साथ ही साथ लोअर प्राइस पे कंज्यूमर्स को देती है ताकि वो परचेज कर पाए. तो किस तरीके से मदद कर रही है वो, दोनों की, फार्मर्स की भी और कंज्यूमर्स की भी. ओके. सो देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज विच आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दीज, प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी फॉर ऑल. ये भी एक तरीके का एक काम है गवर्नमेंट का. ठीक है. We have discussed some of these issues in the first chapter. Running proper school, अगर आपको याद हो हमने कहा था ये गवर्नमेंट का है. अगर वो प्रॉपर स्कूल बनाएगी, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी सबके लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, so it is the duty of the government to provide this. India's size of illiterate population is one of the largest in the world. हमें अपनी एजुकेशन पे काम करना चाहिए बच्चों. ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेट करेंगे तो बढ़िया रहेगा. एजुकेशन इज लिटरली मस्ट. ठीक है. सो गवर्नमेंट जो है वो ये इस तरीके की मदद करती है, फार्मर्स की भी और कंज्यूमर्स की भी. ठीक है. चलिए बढ़ते हैं आगे. सिमिलरली वी नो दैट नियरली हाफ ऑफ इंडियाज चिल्ड्रन आर malnourished and a quarter of them are critically ill
बच्चों उन्हें खाने को नहीं मिलता। यहाँ पर अगर आप देखो द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ ओडिशा जो है वो 87 है, मध्य प्रदेश की बच्चों 85 है, इज हायर देन दैट ऑफ द पुअरेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड सच एज अफ्रीकन कंट्रीज। बहुत जबरदस्त आईएमआर है बच्चों। आईएमआर के बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है चैप्टर 1 डेवलपमेंट में। सो गवर्नमेंट को यहाँ पर इट हैज टू पे अटेंशन टू द एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ पर गवर्नमेंट को अटेंशन पे करनी है ताकि सब लोगों के पास प्रॉपर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फैसिलिटी और पुअर फूड एंड सभी पुअर को ये सब चीजें मिल सके, प्रॉपर उनको फूड और न्यूट्रिशन जो है वो मिल सके। And it is also the duty of the government to take of the care of the poorest and most ignored regions of the country throughout increased spending in these areas. अब गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि ये पुअरेस्ट, जितने भी पुअरेस्ट रीजन्स हैं, ठीक है, उन सब की मदद करे। इट इज द वर्क, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज करे। अगर अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज करेगी तो इन सभी एरियाज में डेवलपमेंट बच्चों होगी। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए। सो बच्चों हमने बहुत कुछ पढ़ा है आज, ठीक है। हमने पढ़े बहुत सारे वेज फॉर क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू सम मीनिंगफुल ग्रुप्स। सो बच्चों मैं एक समरी आप लोगों के लिए बता रही हूँ। समरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम पूरा चैप्टर कर लेते हैं और एक समरी मैं आपको बता दूंगी तो आपके वो सारे के सारे कंसेप्ट जो है वो ब्रश अप हो जाएंगे। हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि हम किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्लासिफाई करते हैं इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में। हमने तीनों सेक्टर्स के बारे में अच्छे से पढ़ा। उसके बाद हमने कुछ ये देखा कि किस तरीके से द डेटा फॉर इंडिया फॉर द लास्ट 30 years शोज दैट वाइल गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस इन द टर्शरी सेक्टर कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू द जीडीपी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अभी भी किसके हाथ में है? प्राइमरी सेक्टर की। प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड करता है मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट। हमने सीखा कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को हमने इंक्रीज किया, कैसे करी एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन। अनदर क्लासिफिकेशन इज टू कंसिडर whether the people are working in the organized sector या unorganized sector। हमने दोनों ही सेक्टर्स को जो है वो डिफरेंशिएट किया, डिवाइड किया, ऑर्गेनाइज्ड में, अनऑर्गेनाइज्ड में। फिर हमने सीखा पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में। कुछ लोग पब्लिक से, जैसे जहां पब्लिक सेक्टर है वहां पर गवर्नमेंट इट रॉक्स, और प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट इंडिविजुअल। गवर्नमेंट काम करती है वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए, प्राइवेट इंडिविजुअल का मोटिव होता है प्रॉफिट के लिए। तो ये सभी चीजें मैंने आपको इस चैप्टर में सिखाई बच्चों। ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर विच इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मुझे तो बहुत मजा आया बच्चों आप लोगों को पढ़ाकर, ठीक है। अब आप लोगों को करना है क्या? आप लोगों को करना है एक जरूरी काम, इज टू गिव ट्वाइस रीडिंग टू द चैप्टर। ठीक है बच्चों, आपको इस चैप्टर की ट्वाइस रीडिंग देनी है। आपको पता है मेरा महामंत्र कि ट्वाइस रीडिंग कैन डू वंडर्स। बच्चों मेरे ये सेशन देखने के बाद अगर आप लोग ट्वाइस रीडिंग देते हो तो ये चैप्टर आपके पेपर के लिए बिल्कुल रेडी है बच्चों, ठीक है। एक लास्ट स्टेप है हमारा, अपने नेक्स्ट सेशन में मैं लेकर आ रही हूं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज। हम लोग सॉल्व करेंगे सभी क्वेश्चंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। मैं चाहती हूं कि आप लोग सब ज्वाइन करें। हम लोग अब मिल रहे हैं कल, बिल्कुल मत भूलना है कल को ज्वाइन करना। हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज। इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग। लेकिन आप लोग मेरे साथ तभी वो सॉल्व कर पाओगे जब आपने अपने चैप्टर की ट्वाइस रीडिंग दी होगी, ठीक है। सेशन देखने के बाद ट्वाइस रीडिंग दीजिए, फिर हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। जबरदस्त तैयारी हो जाएगी आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है बच्चा पार्टी। अब इट्स द टाइम टू से बाय बाय फॉर नाउ। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, stay safe and be positive.